का शुरू एक ऐसी जगह को दिखाते हुए होता है जहां सख्त सर्दी पड़ रही थी और एक जहाज बर्फ के नीचे दबा हुआ था। ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च टीम लेजर से बर्फ को काट कर एक होल करती है और उस प्लेन के अंदर जाती है। उसके अंदर जाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। टीम मेंबर को कोई चीज दिखाई देती है जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह लग रही होती है, क्योंकि उस पर भी स्टार बना हुआ था और थी भी ब्लू और रेड कलर की। इनको कंफर्म हो जाता है कि ये शील्ड ऑफ कैप्टन अमेरिका ही है, लेकिन ये आई कहाँ से? क्या इस प्लेन में वो भी था? मल्टीपल क्वेश्चन सोच में आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट की तरफ, जब हमें एक सिटी दिखाई जाती है। वहाँ जर्मन सोल्जर्स हुआ करते थे। वो अपने लीडर के कहने पर एक एंशिएंट और मिस्टीरियस चीज को ढूंढ रहे होते हैं। जब कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाता तो आर्मी लीडर खुद ही एक प्रीस्ट से मिलने जाता है। वहाँ उसको एक फेक कॉस्मिक क्यूब मिलता है, जिसे उठाते हुए वो जान लेता है कि ये तो असली नहीं है। वो प्रीस्ट से पूछता है वो चीज कहाँ है जिसकी मुझे तलाश है। तो प्रीस्ट जब कोई उसे जवाब नहीं देता तो लीडर वो फेक क्यूब तोड़ देता है और उससे दोबारा पूछता है मुझे बताओ वो कहाँ है। प्रीस्ट उससे कहता है नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम एक गॉड नहीं हो। उस चीज को सिर्फ गॉड ही हासिल कर सकता है, क्योंकि उसी में इतनी ज्यादा पावर बर्दाश्त करने की एनर्जी होती है। जब प्रीस्ट उसे कुछ नहीं बताता तो वो खुद ही अपनी नजर इधर उधर दौड़ाने लगता है। उसे एक दीवार कुछ अजीब सी लगती है जिसमें एक बटन लगा होता है। वो उसको प्रेस करता है तो उसमें से एक बॉक्स बाहर आता है। उसके अंदर रियल कॉस्मिक क्यूब होता है जिससे लाइट निकलने लगती है। अब यहाँ भी सीन चेंज हो जाता है। पिछले वाक्य को पूरा 1 साल गुजर गया होता है। यहाँ हम बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो कि एक ही एज के होते हैं। वहाँ एक लड़का और भी होता है जिसका नाम होता है स्टीव। ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। अब स्टीव का ख्वाब ये था कि वो आर्मी में जाए, लेकिन कुछ डिजीजेस की वजह से उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता। अब स्टीव एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम बकी बार्न्स होता है। स्टीव उसे बताता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता था, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। बार बार मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो बार्न्स उसे बताता है कि आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें तुम्हें फ्यूचर की हर चीज देखने को मिलती है। अब वो लोग रात को वहाँ जाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। वहीं पर उनको एक मिस्टीरियस आदमी दिखता है, लेकिन वो लोग अपना फन कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ एक आर्मी ग्रुप की पिक्चर में खुद को देखते हुए स्टीव बार्न्स से फिर से कहता है क्या कभी मैं आर्मी में जा सकूंगा? मेरे अंदर अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैशन है और मुझे यकीन है इतना पैशन किसी में भी नहीं। तो बार्न्स उससे कहता है तुम बीमार हो स्टीव। अब इनकी ये बातें वहाँ एक ग्लासेस वाला डॉक्टर भी सुन लेता है। खैर उसी वक्त स्टीव को पता चलता है कि फ्यूचर के लिए आर्मी सिलेक्शन हो रही है। वो फौरन से जाकर फॉर्म जमा कराता है, लेकिन वहाँ पर जो आदमी होता है उसे रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारे फॉर्म से पता चला है कि तुम बार बार रिजेक्ट हुए हो, तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी ना। लेकिन तभी वहाँ वो डॉक्टर आते हैं जिन्होंने उनकी बातें सुनी थी। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे। वो स्टीव से इंटरव्यू लेते हैं और उसके फॉर्म पर 1A लिखते हैं, यानी फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका, जिसके बारे में स्टीव खुद भी गेस नहीं कर पाता। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी यूनिट पर, जहाँ के कमांडर्स को दिखाया जाता है, एक मेल कमांडर और एक लड़की पैगी कार्टर को। वहाँ के कमांडर साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आप जानते हैं आर्मी को बहुत सारे ऑपरेशंस और टास्क दिए जाते हैं, मैं कैसे मान लूं कि स्टीव बेटर ऑप्शन है? तो साइंटिस्ट यानी वही डॉक्टर वहाँ एक बॉम्ब फेंकते हैं, जिसको देख के सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जबकि स्टीव उसी बॉम्ब के ऊपर आकर लेट जाता है ताकि वो अपनी जान दे दे और बाकी लोगों को कुछ भी ना हो। ये देख के सब बहुत इम्प्रेस होते हैं और आर्मी कमांडर स्टीव को रखने के लिए मान जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक आदमी रेड स्कल को देखते हैं। वो अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर कॉस्मिक क्यूब की पावर्स को जान रहा होता है और उसको यूज करके ऐसी एनर्जी निकालने की कोशिश करता है जो किसी भी प्लेन को 5-6 दिन तक उड़ा सके, यानी उसके लिए किसी फ्यूल की जरूरत न पड़े और हर वॉर में भी उन्हें एनर्जी दे सके ताकि वो जीत जाएं। आखिरकार कई दिन की मेहनत के बाद रेड स्कल का साइंटिस्ट वो मशीन बना ही लेता है जो कॉस्मिक क्यूब से एनर्जी लेगा और उनके टैंक्स में ट्रांसफर करेगा। उधर आर्मी यूनिट से पैगी कार्टर स्टीव को उसकी अपनी सिटी लेकर आती हैं, यानी जहाँ से स्टीव आया था,
क्योंकि यहाँ पर ग्लासेस वाले डॉक्टर की एक बहुत ही आला मशीन थी जो कि किसी भी इंसान की ताकत को बढ़ा सकती थी और ये आर्मी पर्पस के लिए ही बनाई गई थी। इस मशीन का क्रिएटर वही मिस्टीरियस आदमी था जिसको हमने फेस्टिवल में देखा था। जब इसमें यूज होने वाला लिक्विड डॉक्टर यानी उसी साइंटिस्ट ने बनाया तो उनका भी नाम इसके क्रिएटर्स में आ गया और इसकी मेंटेनेंस का भी वही ख्याल रखा करते थे। अब इसी मशीन में भेजने के लिए स्टीव को यहाँ पर लाया गया था। अब स्टीव को इस मशीन में भेजा जाता है और उसे ऑन करके उसके मीटर्स को हाई लेवल पर सेट किया जाता है। मशीन हिलने लगती है और उससे बहुत सी लाइट बाहर आने लगती है। अंदर से स्टीव चिल्ला रहा होता है जैसे वो इतनी एनर्जी को बर्दाश्त न कर पा रहा हो, जबकि अभी मशीन सिर्फ और सिर्फ 70% लेवल पर सेट थी। मशीन में से स्पार्क्स निकलने लगते हैं और स्टीव की चीखें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस मशीन को रोकने का फैसला लिया जाता है, लेकिन स्टीव बोलता है कि नहीं, मेरे में हिम्मत है, मैं इसको बर्दाश्त करूंगा, बल्कि इसको 100% तक बढ़ा दो। अब मशीन का लेवल 100% तक कर दिया जाता है और अब जब मशीन खुलती है तो सब स्टीव को देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी बनी होती है और वो बहुत कमाल का स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक स्पाई आता है और डॉक्टर को गोली मार के वो सीरम ले जाता है जिससे स्टीव भी स्ट्रॉन्ग हुआ था, यानी वही फ्लूइड जो उस मशीन में यूज होता है। डॉक्टर काफी जख्मी हो जाते हैं। स्टीव उनके पास आता है और कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और मैं इस सीरम को भी वापस लाऊंगा। अब स्टीव उस जासूस यानी स्पाई के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो स्पाई एक गाड़ी में जा रहा होता है और काफी ज्यादा स्पीड से। स्टीव जो कि अब फाइनली कैप्टन अमेरिका बन चुका था, उसका तेजी से पीछा करने लगता है। वो स्पाई अगर अपनी गाड़ी को डिफरेंट गलियों में से निकाल कर लेकर जा रहा था तो कैप्टन अमेरिका भी कुछ कम नहीं था। कैप्टन अमेरिका भी जंप्स लगाते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन अब वो स्पाई पानी में चला जाता है और अपनी वाटरशिप में वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन तब तक उसने जहर ले लिया था जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता। स्टीव जब वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की डेथ हो चुकी है और क्योंकि फ्लूइड जाने की वजह से आर्मी और सुपर सोल्जर्स को नहीं बना सकती, तो वो ये फैसला लेते हैं कि स्टीव ही अब कैप्टन अमेरिका होगा और सब सोल्जर्स को लीड करेगा क्योंकि यही एक था जो कि सब सोल्जर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब एक दिन एक मीटिंग में कैप्टन अमेरिका को ये पता चलता है कि उसका दोस्त यानी वही ऑफिसर बकी बार्न्स रेड स्कल के कब्जे में है क्योंकि उसने रेड स्कल और उसकी टीम के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी जिसमें वो खुद ही बेचारा पकड़ा गया। कैप्टन अमेरिका तैयारियां करने लगता है कि वो अपने दोस्त बकी बार्न्स और उसके साथियों को बचाने जाएगा। जैसे ही वो उस जगह पर एंटर होता है तो वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके कैप्टन अमेरिका वहाँ जाने के लिए मैनेज कर ही लेता है। अंदर जाकर देखता है कि बकी बार्न्स एक स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ है। वो काफी घबराया हुआ होता है और शायद होश में भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही कैप्टन अमेरिका वहाँ जाकर उसे आजाद करवाता है यानी उसे फ्री करता है, तो बार्न्स को कैप्टन अमेरिका देख के उसकी जान में जान आती है। कैप्टन अमेरिका उससे कहता है तुम ठीक हो, तो बार्न्स उसकी बॉडी पर हाथ लगाकर कहता है तुम तो स्मार्ट हो गए हो। स्मार्ट यानी स्ट्रॉन्ग वाली वे में। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं वहाँ पर ब्लास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सब टाइमर्स चलने लगते हैं और बाहर लोगों में और टैंक्स में भी फायरिंग हो रही होती है। इधर जब कैप्टन अमेरिका और बार्न्स एक ब्रिज पर पहुँचते हैं तो सामने ही रेड स्कल भी होता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की तरफ बढ़कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव अपनी शील्ड आगे कर देता है जिससे रेड स्कल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मास्क उतारकर नीचे आग में फेंक देता है जिससे उसका रेड फेस साफ नजर आने लगता है। इसी के साथ ही रेड स्कल उस ब्रिज को अलग-अलग करता है ताकि कैप्टन अमेरिका और बार्न्स आगे ना आ सकें और फिर वो अपने साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब कैप्टन अमेरिका बार्न्स और उसके साथियों को बचाकर वापस आर्मी यूनिट ले आता है जिसे देखकर कमांडर भी और बाकी सारे लोग भी बहुत खुश होते हैं। कैप्टन अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और इसी खुशी में एक पार्टी भी रखी जाती है जिस पार्टी में कैप्टन अमेरिका वहाँ के सब सोल्जर्स को बताता है कि जब मैं बार्न्स को बचाने गया तो उस रूम में जहाँ बार्न्स को कैद करके रखा गया था मैंने एक मैप देखा था जिस पर रेड स्कल ने कुछ कंट्रीज के फ्लैग्स बनाए हुए थे और इसका यही मतलब है कि वो हमारे बाद इन कंट्रीज पर अटैक करेगा, तो हमें इसके लिए ध्यान से रहना होगा और क्यों ना हम उन कंट्रीज को बचाएं। इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी और लोग हम पर ट्रस्ट करने लगेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी। अब कैप्टन अमेरिका के साथ ही तैयार हो जाते हैं और अपने हथियार भी रेडी करने लगते हैं। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका को एक नई शील्ड दी जाती है। अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों को लेकर एक ट्रेन की तरफ पहुँचता है जिसमें उस रेड स्कल का साइंटिस्ट था। वो लोग उसे पकड़ने ही यहाँ पर आए थे। कैप्टन अमेरिका अपनी सारी टीम को उस ट्रेन के अंदर भेज देता है और कुछ उस ट्रेन के ऊपर ही होते हैं
और यहीं पर ही जब एक रस्सी की मदद से बार्न्स भी उस ट्रेन पर चढ़ रहा होता है तो ट्रेन एक खतरनाक जगह से गुजरती है और बार्न्स नीचे गिर जाता है। अब रेड स्कल का साइंटिस्ट इनके कब्जे में होता है। कमांडर जब उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है तो इनको ये पता चलता है कि वाकई रेड स्कल ने उन कंट्रीज पर अटैक करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है जिसका डाटा उनकी बेस पर है। तो कैप्टन अमेरिका देर ना करते हुए अपने साथियों से कहता है कि हम वहाँ पर बाइक्स पर जाएंगे और वो जंगलों से होता हुआ सुनसान इलाकों से होता हुआ बाइक्स पर बड़े मजे से उनकी बेस पर जाने लगता है। अब बहुत एफर्ट के बाद कैप्टन अमेरिका और उसके साथी उस बेस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर रेड स्कल को इनके आने की खबर पहले से हो चुकी थी। उसने अपना प्लेन रेडी कर लिया होता है और वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता था। तो वो भी एक गाड़ी लेता है और अपने साथियों के साथ उसका पीछा शुरू कर देता है। उस कार में वो कमांडर और पैगी कार्टर भी होते हैं। कैप्टन अमेरिका इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि उस प्लेन तक पहुंच ही जाता है। कैप्टन अमेरिका चुपके से उसके प्लेन के अंदर जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी रेड स्कल पीछे से आकर उस पर वार करता है। उसके हाथ में एक लेजर गन होती है जिससे वो उसे शूट करने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका इस चीज को लेकर बहुत अटेंटिव था तो वो अपनी शील्ड से उस लेजर के वार को रोकता रहता है। अभी रेड स्कल आगे आता है और उसे टांगों से पकड़कर नीचे गिराता है। कैप्टन अमेरिका भी ऐसे ही करता है। वो एक दूसरे को कमर और टांगों से पकड़ कर गिरा रहे होते हैं। रेड स्कल भी कुछ कम नहीं था और वो भी आगे से बराबर वार कर रहा था। तो कैप्टन अमेरिका उसे उठाकर उसकी मशीनरी पर फेंकता है जिससे जहाज का सारा सिस्टम खराब होने लगता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है। अब रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को धकेलते हुए यानी उसे पुश करते हुए रेंगता हुआ कंट्रोलिंग सिस्टम तक जाता है और वहाँ की सेटिंग करके जहाज को फिर से ठीक उड़ाने लगता है और फिर से कैप्टन अमेरिका की तरफ अपनी लेजर गन के साथ आता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन कैप्टन अमेरिका रोल होते हुए अपनी जान बचाता है और फिर से अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसके लेजर शॉट्स को रोकता है। लेकिन इसी दौरान वो कॉस्मिक क्यूब भी हिल जाता है और नीचे गिरने वाला होता है कि तभी रेड स्कल उसे उठा लेता है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वहाँ पर स्पार्क्स होने लगते हैं जो कि रेड स्कल की बॉडी के अंदर तक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेड स्कल इसी के साथ ही गायब हो गया है। शायद वो इसकी एनर्जी को वाकई बर्दाश्त ही नहीं कर सका और कॉस्मिक क्यूब जब प्लेन के नीचे गिरता है तो वहाँ की रोड्स को पिघलाता हुआ प्लेन से नीचे ही गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका वहाँ के कंट्रोलिंग सिस्टम पर आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि रेड स्कल इसी प्लेन के जरिए ही बाकी कंट्रीज पर अटैक करने वाला था क्योंकि इसमें बॉम्ब्स भी पड़े हुए थे और मिसाइल्स भी थे। कैप्टन अमेरिका सोचता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा, अगर टाइम खत्म हो गया तो प्लेन अपने आप उस जगह पर मिसाइल छोड़ने लगेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंट्री तबाह हो जाए। तो वो अपनी जान सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेता है ताकि वो इस पूरे प्लेन को क्रैश कर देगा किसी ऐसी एरिया में जहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो और ब्लास्ट हो तो सिर्फ उसी जगह तक हो और किसी पॉपुलेशन को या किसी इंसान को कोई नुकसान न पहुंचे। तो वो साथ ही पैगी कार्टर को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है कि पैगी मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। यहाँ पर पैगी काफी उदास हो जाती है, शायद वो उसे पसंद करने लगी थी और ना भी पसंद करती हो, ये सीन था ही इतना इमोशनल। और फाइनली कैप्टन अमेरिका आर्कटिक के उसी इलाके में अपना ही प्लेन क्रैश कर देता है। तभी तो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा एक रिसर्च टीम को बर्फ के अंदर ये प्लेन कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिली थी जो कि इसी वाक़े यानी सीन से कनेक्टेड थी। तभी हम उस मशीन के क्रिएटर को देखते हैं, उनको पानी में से वो कॉस्मिक क्यूब मिल जाता है तो वो कहते हैं अगर कॉस्मिक क्यूब मिल सकता है तो हमारा कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं। जल्द ही वो रिसर्च टीम कैप्टन अमेरिका को भी ढूंढ लेती है, उन्हें होश में लाया जाता क्योंकि अब 70 साल गुजर चुके थे। कैप्टन अमेरिका होश में आने के बाद बिल्कुल ठीक ठाक था क्योंकि उसमें उसी सीरम की पावर्स जो थी। तो उसको जिस रूम में रखा जाता है रूम का सारा सेटअप भी पुराना होता है, इवन उसके पास रेडियो भी बड़ा होता है ताकि कैप्टन अमेरिका को कुछ अजीब कि वो अचानक से फ्यूचर में कैसे आ गया। लेकिन रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही होती है कैप्टन अमेरिका कहता है इस मैच में तो मैं खुद बैठा हुआ था तो इसकी कमेंट्री लाइव कैसे चल रही है। वो भाग कर बाहर जाता है, तभी उसे एक आदमी मिलता है और कहता है अरे तुम बाहर आ गए, हमने सोचा था हम तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे ताकि तुम घबराओ नहीं। तो चलो तुमने पता लगा ही लिया है तो इसको समझ भी जाना। मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो। इसी के साथ इस मूवी का यानी कैप्टन अमेरिका का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।